हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो है हम लोग इसका प्रकाश के प्रवर्तन का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 3 कवर अप करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग टोटली देखने वाले हैं कि किसी भी दर्पण में जब किसी किरण को हम लोग लाते हैं, जो कि पता है हम लोग को एक सरल रेखीय होता है, सरल हमेशा सरल रेखीय मतलब एक सरल रेखा परिगमन करता है, तो उस किरण आरेख का अपवर्तन कैसे होता है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब, उसमें किरण आरेख आना ही चाहिए। तो ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, सीखिए और नोट भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समतल दर्पण के बारे में, फिर इसके बाद गोलीय दर्पण में भी हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, एक बार हम जो है दर्पण को, समतल दर्पण को वर्टिकल लिए हुए हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल लिए हुए हैं। क्यों लिए हैं ये भी समझ में आएगा। देखिए, जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे तो समतल दर्पण को वर्टिकल ही लेते हैं, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल चूंकि ये सिर्फ प्रॉपर्टी है और हम लोग यूज भी करेंगे, तब भी जब हम लोग को प्रतिबिंब बनाना हो तो उसको वर्टिकल ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, पहला रूल तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब भी किसी समतल सतह पर कोई आपतित किरण आती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होता है, समान होता है, यानी कोण I बराबर कोण R होगा। और ये तब होगा जब किरण तिरछा है, याद रखना है, कहीं भी तिरछा आता है, ठीक है ना, कहीं भी तिरछा आता है तो यहाँ पर एक काल्पनिक किरण, एक काल्पनिक हम लोग का पॉइंट आ जाता है जो अभिलंब होता है, जो याद रखिएगा हमेशा ये जो है सतह पर लंबवत होता है। तो जितना कोण बनाकर ये आपतन मतलब अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आपतित होता है उतना ही कोण बनाकर अपवर्तित भी हो जाता है, चाहे कहीं भी है, बस याद रखना है कि ये तिरछा आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, दो ही कंडीशन हो सकता है, एक तो या तिरछा लेंगे आप या लंबवत ले सकते हैं, लंबवत ऐसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर होते हैं हम लोग, ये याद रखिएगा अभिलंब पर ही होता है। अभिलंब हम लोग कहाँ खींचते हैं, ये जो हम लोग का परावर्तक सतह है उसके लंबवत खींचते हैं। तो ये जो है अगर किरण अभिलंब पर ही आपतित हो, तो हम लोग पढ़े हैं कोण I और कोण R दोनों बराबर होता है। तो जरा सोचिए, अभिलंब पर आ रहा है तो एंगल I कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अभिलंब उसी पर किरण आ गया। दूसरा, तो ये जाएगा कहाँ से, तो कोण R बराबर 0 के साथ जाएगा, यानी उसी पथ पर वापस लौट जाता है। ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी समतल दर्पण पर लंबवत किरण आता है या किसी भी दर्पण पर लंबवत किरण आता है, ठीक है ना, तो लंबवत जब किरण आता है, ठीक है ना, तो उसी पथ पर वापस लौट जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, लंबवत बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो लंबवत किसके, क्या अभिलंब के, बिल्कुल नहीं, सतह के लंबवत, ये याद रखना है। और ये बोलते दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर सतह के लंबवत आता है, सतह के लंबवत आता है तो वो उसी पथ पर वापस लौट जाता है। दूसरा, अगर अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बनाकर आता है तब भी उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो दो किरण आरेख इसमें याद रखना है। इसके अलावा जो है अवतल और उत्तल दर्पण में भी किरण आरेख हम लोग देखने वाले हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, किरण आरेख समझने से पहले अवतल और उत्तल दर्पण में कुछ नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है ना, नाम होता है। पहले उस नाम को हम लोग प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं और उसके बाद उसके भी हम लोग किरण आरेख को देखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको आप लोग शब्दों में जरूर लिख लीजिएगा, क्या कि जब कोई किरण तिरछा समतल दर्पण पर आपतित होता है तो जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। और दूसरा, जब सतह पर लंबवत आपतित होता है यानी अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाकर आपतित होता है तो उसी पथ पर वापस लौट जाता है, ठीक है ना। अब गोलीय दर्पण के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात में देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं गोलीय दर्पण जो भी होता है, पता है आप लोगों को गोलीय दर्पण बनाया कौन चीज से जाता है, तो गोलाकार कांच को काटा जाता है और उसके सतह को पेंट किया जाता है, ठीक है ना, जिससे हम लोग को गोलीय दर्पण मिलता है। और गोलीय दर्पण जब बनता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि वो एक गोलाकार कांच का ही भाग है, तो कुछ गोलाकार से यानी गोलीय सतह से हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर पॉइंट्स होगा। जैसे ये जो गोलीय दर्पण है, ये जो हम लोग का गोलीय दर्पण है, उस गोला का केंद्र तो होगा और उस केंद्र को हम लोग सिंपल केंद्र नहीं बोलेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण एक पूर्ण गोलाकार नहीं है, ये एक
वक्र है, वक्र है, टुकड़ा है, तो उसके केंद्र को, ये केंद्र काल्पनिक होता है, इसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है ना? इसके बाद ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एक रेखा खींचे हैं जो किसी केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है ना, और ये जो है प्रधान अक्ष कहा जाता है। और ये प्रधान अक्ष किससे गुजरता है? तो एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ये ध्रुव क्या होता है? तो ये जो गोलीय दर्पण है, चाहे कोई भी दर्पण हो, दोनों दर्पण में हम लोग का ध्रुव होता है। इसका अगर इस तरह से देखें हम लोग का, तो जो मध्य बिंदु हम लोग का प्राप्त होता है, यानी वक्र का जो ये मध्य बिंदु होता है, इसी मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। और ये बात याद रखना है, ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो वक्र है इसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला जो रेखा होता है, चाहे ये देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है, तो इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। एक साथ हम लोग दोनों दर्पण में समझ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। ये जो है इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है ना? उत्तल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण हो गया। तो याद रखना है कि वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है उस गोला के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। ध्रुव क्या है? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसका डिफाइन बस दिमाग में रखना है, याद रखना है। एग्जाम में जो है कभी कभी वक्रता केंद्र पूछा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान में रखना है आप लोगों को। याद रखना है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना है कि ये जो गोलीय दर्पण है उसका लंबाई जो होता है, जितना इसका चौड़ाई होता है, लंबाई बोले या चौड़ाई बोले, यहाँ से यहाँ तक जितना ये चौड़ा है, इस चौड़ाई को हम लोग द्वारक बोलते हैं। ठीक है ना? द्वारक बोलते हैं। यहाँ पर द्वारक हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो गया। एक बार और हम लोग देख लेते हैं, वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। एक और चीज देखना है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसको वक्रता त्रिज्या, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार हम लोग का R जो है यूज होने वाला है, कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज देखें? वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। दूसरा वक्रता, यहाँ पर ध्रुव देख सकते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। और याद रखना है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। उसके बाद याद रखना है जो गोलीय दर्पण की चौड़ाई है उसको द्वारक कहा जाता है। और इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम लोग देखें। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग गोलीय दर्पण में जो किरण आरेख होता है उन सभी किरण आरेख को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है? तो अब हम लोग देखने वाले हैं गोलीय दर्पण में किरण आरेख। ठीक है ना? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना प्रतिबिंब नॉट पॉसिबल, समझना। ठीक है ना? तो याद रखना है, देखिए यदि किरण जो है वो ध्रुव, यानी ये जो हम लोग का ध्रुव है उस पर आपतित किरण हो। अब इधर हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में, सिमिलरली हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में। दोनों में अगर ध्रुव पर किरण क्या हो? आपतित हो, तो क्या होगा उसका परावर्तित किरण? तो ध्यान देना यहाँ पर जब किरण आपतित होता है ध्रुव पर, तो याद रखिएगा ये जो प्रधान अक्ष खींचा गया है इस समय ये अविलंब का कार्य करता है। क्यों? कैसे? तो याद रखिएगा हम लोग पढ़ते हैं, ये तो वृत्त वाला जो होता है, वृत्त वाली बात आ गई। तो यहाँ पर त्रिज्या जो होता है, कोई भी स्पर्श रेखा इसे खींची जाती है तो इस पर हमेशा क्या बनता है? लंबवत बनता है। सिमिलरली ये जो वक्रता त्रिज्या पर जो हम लोग वक्रता केंद्र पर जो प्रधान अक्ष खींचे हैं वो सतह पर लंबवत होता है। और पता है ये अभिलंब की तरह कार्य करेगा, तो जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण बनाकर वो परावर्तित हो जाता है। ये बात याद रखना है। ये अवतल दर्पण में ध्रुव पर आएगा तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाता है और वो परावर्तित हो जाता है। सिमिलरली अगर उत्तल दर्पण में देखें तो यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हुआ, ठीक है, आपतित हुआ और परावर्तन के बाद सिमिलरली ये जो है हम लोग क्या है? प्रधान अक्ष पर खींचा गया, ये प्रधान अक्ष है।
प्रधान अक्ष पता ही है कि क्या बनाता है, दर्पण पर लंबवत होता है। तो ये जो है हम लोगों का आपतन कोण हो जाएगा, और जितना आपतन कोण उतना ही प्रवर्तन कोण हो जाता है, यानी कोण I इक्वल क्या हो जाता है, कोण R हो जाता है। और दोनों में किरण आरेख जो है ये पहला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा किरण आरेख। ठीक है, अब देखिए सेकेंड है अवतल उत्तल दर्पण देखना है। यदि किरण प्रधान अक्ष, जो ये हम लोग का प्रधान अक्ष है जिसे हम लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, के समानांतर आपतित हो, ठीक है ना, यानी अगर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर आपतित होता है। तो देखिए प्रवर्तन का नियम तो लगेगा ही लगेगा, आपतित किरण परावर्तित आपतन बिंदु सारे के सारे एक ही तल में उपस्थित होते हैं, और आपतन गुण प्रवर्तन गुण दोनों समान होता है। तो यहाँ पर आपतित किरण तो है, अभिलंब क्या होगा, तो पता है कि हम लोग वक्रता केंद्र से अगर एक रेखा को हम लोग मिला देते हैं आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, तो वो हम लोग का अभिलंब का कार्य करता है। ये अभिलंब हो गया हम लोग का, और जितना आपतित किरण उतना ही क्या हो जाएगा, आपतन कोण उतना ही प्रवर्तन कोण हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो कोण I बराबर कोण R के साथ ये एक बिंदु से गुजरता है जो प्रधान अक्ष पर स्थित है। और सिमिलरली इसमें देखें तो याद रखिएगा, जिधर वक्र होगा उधर ही प्रकाश प्रवर्तित होता है। तो वक्र ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर प्रवर्तित जो होगा ये हम लोग का अभिलंब हो जाएगा। आपतन कोण जितना है उतना ही प्रवर्तन कोण के साथ जो है ये प्रवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखेंगे तो प्रवर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर काटता है, लेकिन पता है हम लोग को प्रकाश जो है वो सीधे आता है। तो जब यहाँ से हम लोग आकर देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से आकर हम लोग जब देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ये प्रकाश ऐसा दिखता है कि यहाँ किसी स्रोत से नहीं आ रहा है, ये प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से आ रहा है, ये बिंदु से आ रहा है। और ये बिंदु मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस कहा जाता है। दो पॉइंट यहाँ से क्लियर। पहला पॉइंट कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आपतित होता है तो वह फोकस से जाता है या जाता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा पॉइंट फोकस क्या है। अब ये फोकस क्या है तो इसको हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर कोई पूछे गोलीय दर्पण का फोकस क्या है तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर दोनों को एक साथ, और अलग अलग बोलना है तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। अभी एक साथ बोलना हो कि गोलीय दर्पण का फोकस क्या है, ना कि अवतल उत्तल का, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है, और इसे F से सूचित किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है एक हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं, R=2F, एक रिलेशन संबंध होता है, उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फोकस क्या है, फोकस क्या है, कॉमन देखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। अब सेपरेट अवतल दर्पण का फोकस क्या है, तो सिंपली काटती है अवतल दर्पण का फोकस, काटती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण का फोकस क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। और प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है वो उत्तल दर्पण का फोकस कहा जाता है। और ध्यान देने वाली बात है, ये जो फोकस है और ध्रुव है इसके बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी, फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोकस दूरी कहलाता है, क्या कहलाता है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों का दोनों डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा और आखिरी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन एक बात और, इसका तो फोकस दूरी हम लोग को दिख रहा है, फोकस भी दिख रहा है, लेकिन अगर आपसे कोई समतल दर्पण का फोकस पूछ ले तो क्या कीजिएगा,
देखिएगा। तो सिंपली इसका प्रधान अक्ष मान लीजिए ये जो है, ये हम लोग दर्पण पर लंबवत ही प्रधान अक्ष को खींचते हैं, देखिए खींचा हुआ है। अब अगर इसका आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर अगर हम लोग किरण ले लेते हैं तो वो कहां पर काटेगा प्रधान अक्ष पर? तो देखिएगा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि प्रधान अक्ष से समानांतर किरण लेते हैं तो वो उसी पथ पर वापस लौट जाता है और ये अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। और जब कोई दो रेखा अनंत तक एक दूसरे के समानांतर जाता है तो माना जाता है कि वो अनंत पर एक दूसरे को काटेगा, यानी और समतल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस दूरी स्मॉल f जिसको बोला जाता है, वो अनंत होता है। अब फोकस कहाँ बनता है? वो भी अनंत पर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कई सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे तीसरा किरण आरेख, ठीक है ना, तीसरा और चौथा फिर चौथा, ठीक है। तो हम लोग थर्ड फोकस मतलब ये थर्ड किरण आरेख हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग नोट डाउन करके देखिए, ठीक है ना। जो दिया हुआ है फोकस से आपतित किरण, दोनों दर्पण में इसके पहले वाले में हम लोग फोकस देख लिए क्या होता है। अब अगर फोकस पर ही किरण आपतित हो जाए, लेकिन याद रखिएगा इसमें पॉसिबल ही नहीं है, फोकस जो है वो दर्पण के पीछे है और प्रकाश तो आर पार करता नहीं है, तो फोकस की ओर आपतित किरण भले फोकस पर नहीं जाए लेकिन फोकस की ओर जाए, ठीक है ना। तो दोनों सिचुएशन में क्या होता है कि अगर फोकस पर आपतित किरण लेते हैं या फोकस की ओर आपतित किरण लेते हैं, जो फोकस की ओर जाने की भी कोशिश तो करता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है, लेकिन दोनों सिचुएशन में अगर फोकस की ओर आपतित किरण होता है, फोकस पर आपतित किरण या फोकस की ओर आपतित किरण होता है, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाता है। बिल्कुल इसके अपोजिट जो इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे, जो क्या था, प्रधान अक्ष के समानांतर फोकस से, प्रधान अक्ष के समानांतर फोकस की ओर, लेकिन अगर प्रधान अक्ष से लेते हैं तो मतलब फोकस से लेते हैं तो प्रधान अक्ष से समानांतर चला जाता है। सिमिलरली इसमें फोकस की ओर लेते हैं तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाता है। थर्ड और मतलब फोर्थ और आखिरी हम लोग देखेंगे जो है वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। अगर हम लोग किरण को वक्रता केंद्र पर आपतित करते हैं तो याद रखिएगा इसमें तो आप वक्रता केंद्र पर तो आपत्ति तो होगा नहीं, तो क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है अपवर्तक सतह है और इधर से हम लोग किरण ला सकते हैं। तो अगर वक्रता केंद्र पर किरण आपतित हो और यहाँ पर वक्रता केंद्र की ओर किरण आपतित हो, याद रखना है वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो। तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि वक्रता केंद्र पर से अगर कोई रेखा हम लोग खींचते हैं इसके सतह पर तो वो लंबवत होता है, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब भी सतह पर लंबवत किरण आपतित होता है तो उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो ये जिस पथ पर आया है उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। सिमिलरली इसमें जिस पथ पर आया उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। यहाँ पर कोण I और कोण R का वैल्यू जो होता है 0 होता है दोनों में। ये किरण आरेख जो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी जस्ट एक रिलेशन हम लोग देखे हैं, जो वक्रता त्रिज्या और एक फोकस, ये 2 पॉइंट हम लोग देखे। ये क्या है, तो पढ़े हम लोग वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और ये जो फोकस है और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, और इसके बीच एक संबंध होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसी संबंध को सत्यापित करने वाले हैं।